Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर सभी साथियों का एक बार फिर जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज हम गोता लगा रहे हैं चीन के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने में जिसे अक्सर उसका स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा दौर जो यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दो महान राजवंशों की, टैंग और सोंग राजवंश। और साथियों, जैसा आप जानते हैं, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उन तथ्यों की गहराई तक जाना है जो आपकी तैयारी को धार देंगे। हाँ, आज हम सिर्फ समरी नहीं देंगे। हमारा लक्ष्य है चैप्टर 12, सेक्शन 1, मिडिवल इटालियन वर्ल्ड हिस्ट्री, पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन। पाठ्य पुस्तक से वो सारे जरूरी तथ्य, नाम, स्थान, तारीखें और खास शब्द निकालना जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक मजबूत नॉलेज बेस तैयार करने में मदद करेंगे। डिटेल पर फोकस रहेगा साथियों। एकदम सही। ये समझ लीजिए कि हम एक इमारत की नींव रख रहे हैं जिसके ऊपर विश्लेषण की इमारत खड़ी होगी। बिना ठोस तथ्यों के विश्लेषण हवा में होता है। तो आज का मिशन इस स्रोत से हर जरूरी जानकारी निकालना। ठीक है, तो समय क्या है इस दौर का? हम कब से कब तक की बात कर रहे हैं? मोटे तौर पर मान लीजिए 7वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 13वीं शताब्दी के अंत तक। ओहो, लगभग 600 साल का इतिहास। हाँ, काफी लंबा दौर है। और ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी दौर ने आधुनिक चीन की और यहाँ तक के विश्व इतिहास की नींव रखी, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और खासकर तकनीकी रूप से। इस दौर के इनोवेशंस आज भी दुनिया पर असर डालते हैं, है ना? बिल्कुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं टैंग राजवंश से। सुई राजवंश के बाद यही वो ताकत थी जिसने चीन को फिर से जोड़ा और स्थिरता दी। सही कहा? बिल्कुल। सुई राजवंश वो छोटा था, लेकिन उसने एकीकरण की जमीन तैयार कर दी थी। टैंग राजवंश ने उसी पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। आते ही उन्होंने केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत करने पर जोर दिया। और ये मजबूती सिर्फ कागजों या अधिकारियों तक सीमित नहीं थी, है ना? मतलब जमीन पर दिखती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम हुआ। हाँ। वो समझते थे कि इतने बड़े साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए भौतिक कनेक्टिविटी जरूरी है। स्रोत साफ बताता है कि उन्होंने सुई राजवंश द्वारा शुरू किए गए सड़कों और नहरों के नेटवर्क का काफी विस्तार किया। अच्छा। इससे सेना भेजना, अनाज भेजना, सूचनाएं पहुंचाना सब कुछ तेज और आसान हो गया। यानी एक मजबूत केंद्र और बेहतर कनेक्टिविटी। हाँ, और इस मजबूती के साथ उभरे कुछ प्रभावशाली शासक। स्रोत 2 नामों पर खास ध्यान देने को कहता है ना? हाँ, पहले हैं टेंग टाइजुंग। शुरुआती दौर में साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने और सरकार को स्थिर करने में उनका बड़ा योगदान था। और दूसरी है वू जीटियन। ये नाम तो इतिहास में दर्ज है। क्यों, क्या खासियत थी? स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि वू जीटियन पूरे चीनी इतिहास में एकमात्र महिला थीं जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। क्या बात है, चीन की एकमात्र महिला सम्राट। हाँ, ये टैंग समाज के बारे में कुछ तो बताता है कि ऐसा संभव हो पाया, हालांकि बाद में स्थितियां बदली। दिलचस्प। तो मजबूत शासक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या नीतियां थी टैंग की? उन्होंने विदेशी व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड और कृषि सुधारों एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। वो जानते थे कि समृद्धि इन्हीं 2 चीजों से आएगी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य, व्यापार और खेती को संभालने के लिए लोग भी तो चाहिए। प्रशासन कैसे चलता था? यहीं पर आती है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की भूमिका। टैंग शासकों ने चीन की विशाल नौकरशाही व्यवस्था को न सिर्फ बहाल किया बल्कि उसे और मजबूत किया, और इसके लिए उन्होंने एक जानी पहचानी प्रणाली का सहारा लिया। आप सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? बहुत पहले हान राजवंश ने शुरू की थी। अच्छा, हान ने? हाँ, टांग ने इसे फिर से जीवित किया और इसका काफी विस्तार किया। ये कोई नई इजाद नहीं थी, बल्कि एक परखे हुए मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करना था। और ये परीक्षाएं आसान नहीं थी। स्रोत उन्हें टफ एग्जामिनेशंस कहता है। हाँ, इन्हें पास करना बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, और जो पास हो जाते थे वे एक खास वर्ग का हिस्सा बनते थे। स्रोत उन्हें स्कॉलर ऑफिशियल्स यानी विद्वान अधिकारी कहता है।
ये पढ़े लिखे प्रशासक थे जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी, न कि सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि या जमीन जायदाद के आधार पर। कम से कम सिद्धांत तो यही था। हालांकि ये भी सोचना लाजमी है कि परीक्षा की तैयारी के लिए जो सालों की पढ़ाई चाहिए उसके लिए संसाधन तो जरूरी रहे होंगे, शायद सबके लिए सुलभ ना हो। निश्चित रूप से ये एक सीमा थी, लेकिन सिद्धांत योग्यता यानी मेरिट का था। ये स्कॉलर ऑफिशियल्स आगे चलकर एक बड़े उच्च वर्ग का हिस्सा बने, जिसे स्रोत जेंट्री कहता है। जेंट्री। हाँ, जेंट्री। इस वर्ग में स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स तो थे ही, साथ ही वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने शिक्षा और सिविल सेवा पदों के जरिए समाज में अपनी हैसियत बनाई थी। जेंट्री, ये शब्द याद रखना होगा। तो तासांग ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई। नेता, इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्रीय नियंत्रण, शिक्षित नौकरशाही, काफी प्रभावशाली लगता है। लेकिन राजवंश हमेशा तो टिकते नहीं। तांग का पतन कैसे हुआ? स्रोत तांग के पतन के कुछ मुख्य कारण बताता है। पहला, भारी कर यानी क्रशिंग टैक्सेस। जनता पर बोझ बहुत बढ़ गया था। अच्छा। दूसरा, आंतरिक विद्रोह यानी इंटरनल रिबेलियंस। या अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। और तीसरा, सीमा पर हमले, खासकर उत्तर से खानाबदोश जनजातियों, नोमैडिक ट्राइब्स के हमले। अच्छा, तो आर्थिक बोझ, अंदरूनी झगड़े और बाहरी दुश्मन, ये तो क्लासिक वजह लगती हैं किसी भी साम्राज्य के पतन की। बिल्कुल। और इन बाहरी हमलों का एक नतीजा ये भी हुआ कि चीन ने अपनी उत्तरी जमीनें खो दी। हाँ, और ये जानकारी आगे सोंग राजवंश को समझने में मदद करती है, क्योंकि सोंग राजवंश इन उत्तरी जमीनों को वापस हासिल नहीं कर पाया था जो टैंग के पतन के दौरान खानाबदोशों के हाथों चली गई थीं। तो पतन एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि एक प्रक्रिया थी। और टैंग के बाद चीन का क्या हुआ? क्या फिर अराजकता फैल गई? स्रोत बताता है कि हाँ, चीन फिर से टूट गया, अलग अलग राज्यों में बंट गया जिन पर प्रतिद्वंदी सरदार मतलब वॉरलॉर्ड्स राज करते थे। ये अराजकता तब तक चली जब तक एक योग्य जनरल ने फिर से चीन को एकजुट नहीं कर दिया। और वो साल और वो जनरल कौन थे, ये जानकारी है स्रोत में? हाँ बिल्कुल, साल था 960 AD और जनरल थे ताइजू। ताइजू? हाँ, ताइजू। उन्होंने चीन को फिर से जोड़ा और खुद को पहला सोंग सम्राट घोषित किया। यहीं से सोंग राजवंश की शुरुआत हुई, जो 960 से 1279 तक चला। 960 से 1279, लगभग 3 सदियां। हाँ, 3 सदियां। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि सोंग साम्राज्य क्षेत्रफल में टैंग या हान से छोटा था। ये सही है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत साफ कहता है कि वे 2 प्रमुख इलाके वापस नहीं पा सके। पहला, पश्चिमी भूमि, जो टांग के समय 751 की लड़ाई के बाद ही हाथ से निकल गई थी। अच्छा। और दूसरा, जैसा हमने कहा, वो उत्तरी भूमि जो टांग के पतन के दौरान खोई थी। तो छोटा साम्राज्य और लगातार उत्तरी सीमा पर दबाव। इन उत्तरी दुश्मनों से निपटने के लिए सोंग शासकों ने क्या किया? कोई सैन्य अभियान नहीं, उन्होंने एक अलग और कह सकते हैं महंगी रणनीति अपनाई। शांति खरीदने की कोशिश की। उन्होंने इन उत्तरी दुश्मनों को भारी वार्षिक श्रद्धांजलि, एनुअल ट्रिब्यूट्स देना शुरू किया। श्रद्धांजलि मतलब पैसे और सामान देकर हमला न करने के लिए मनाना। क्या देते थे वे? स्रोत साफ बताता है, चांदी, रेशम और चाय, सिल्वर, सिल्क एंड टी। सोचे कितना आर्थिक बोझ रहा होगा ये। हाँ, ये तो बहुत महंगा सौदा लगता है। क्या ये रणनीति कामयाब हुई? नहीं। स्रोत स्पष्ट कहता है कि यह नीति अंततः विफल रही। इट अल्टीमेटली फेल्ड। शांति खरीदने से स्थायी समाधान नहीं निकला, दबाव बना रहा। और इस विफलता का नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि उत्तर से आक्रमण जारी रहे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, स्रोत हमें आक्रमणकारी लोगों जड़चन या उनके साम्राज्य जिन या नई दक्षिणी राजधानी हैंगजो का नाम नहीं बताता है। अच्छा, तो हम उन नामों का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, हम स्रोत तक ही सीमित रहेंगे। तो स्रोत क्या बताता है कि इन आक्रमणों का क्या हुआ? स्रोत बताता है कि सोंग दरबार को उत्तर छोड़कर दक्षिण की ओर भागना पड़ा और यहीं से सोंग राजवंश के दूसरे चरण की शुरुआत होती है, जिसे सदर्न सोंग कहा जाता है। सदर्न सोंग? हाँ, सदर्न सोंग। इसकी तारीखें स्रोत 1127 से 1279 तक बताता है। तो सोंग राजवंश 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्दर्न और सदर्न, क्योंकि उन्होंने उत्तर खो दिया था। मतलब लगातार रक्षात्मक स्थिति में रहे होंगे वे। बिल्कुल, खासकर सदर्न सोंग काल में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उत्तर खोने के बावजूद ये सदर्न सोंग दौर आर्थिक विकास
और तकनीकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक अद्भुत केंद्र बन गया। अच्छा, ये दिलचस्प है। चलिए अब इसी समृद्धि और नवाचार पर आते हैं, जो तंग और सॉन्ग दोनों दौर की पहचान है। शुरुआत करते हैं जनसंख्या से। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्रोत कहता है कि तंग और सॉन्ग काल को मिलाकर चीन की जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई। 2 गुनी? हाँ, और 100 मिलियन यानी 10 करोड़ तक पहुंच गई। सॉन्ग युग तक चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका था। 10 करोड़ उस जमाने में? और ये आबादी सिर्फ गांवों में नहीं थी, शहरों का भी जबरदस्त विकास हुआ लगता है। हाँ, बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। स्रोत एक हैरान करने वाला आंकड़ा देता है। सोंग राजवंश के दौरान चीन में कम से कम 10 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख मतलब 1 मिलियन थी। 10 लाख की आबादी वाले 10 शहर? ये तो अविश्वसनीय है ना? इतने बड़े शहरों को चलाना, उन्हें भोजन पानी मुहैया कराना, शासन करना, इसके लिए तो जबरदस्त संगठन और तकनीक चाहिए होगी। बिल्कुल। ये आंकड़े ही बताते हैं कि चीन उस समय दुनिया का सबसे उन्नत देश क्यों था। और ये हमें सीधे विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक की ओर ले जाता है। स्रोत कहता है कि ये कारीगरों और विद्वानों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का समय था। और स्रोत कुछ खास आविष्कारों की सूची भी देता है ना? बिल्कुल, जिनकी बात अक्सर होती है। हाँ। 6 प्रमुख आविष्कारों का जिक्र है स्रोत में। इन्हें जानना यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। पहला है मूवेबल टाइप, यानी गतिशील अक्षर। छपाई की तकनीक। इसका क्या महत्व था? क्यों ये इतना बड़ा आविष्कार था? देखिए, मूवेबल टाइप से पहले छपाई के लिए पूरे पेज को लकड़ी के ब्लॉक पर खोदना पड़ता था। बहुत धीमा और मुश्किल काम। मूवेबल टाइप में अलग अलग अक्षरों के ब्लॉक होते थे जिन्हें जोड़कर पेज बनाया जाता था। छपाई के बाद ब्लॉक अलग करके दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते थे। अच्छा, रीयूजेबल। हाँ, इससे किताबें छापना बहुत तेज और सस्ता हो गया। सोचिए ज्ञान का प्रसार कितना आसान हो गया होगा। स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स की तैयारी के लिए कितना अहम रहा होगा। सही बात है। दूसरा आविष्कार? गन पाउडर यानी बारूद। बारूद। हाँ, शुरुआत में आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन जल्द ही इसका सैन्य महत्व समझ आ गया। स्रोत बताता है कि इससे बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, छोटे रॉकेट और तोपें, कैनन्स जैसे हथियार बने। युद्ध का तरीका ही बदल गया होगा। निश्चित रूप से। तीसरा? पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन। वो बेहद खूबसूरत महीन बर्तन होते थे। हाँ, वो सफेद वाले। बिल्कुल। ये एक बहुत कीमती व्यापारिक वस्तु बन गए, जिसे आज हम फाइन चाइना कहते हैं। ये स्टेटस सिंबल भी था। अच्छा, चौथा आविष्कार? मैकेनिकल क्लॉक यानी यांत्रिक घड़ी। मैकेनिकल क्लॉक। हाँ, धूप घड़ी या पानी घड़ी से आगे बढ़कर समय मापने का एक ज्यादा सटीक तरीका। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य और व्यापार के प्रबंधन में मानकीकृत समय कितना जरूरी होता है। बिल्कुल, एक रूपता आती है। पांचवा? जरा सोचिए, उन 10 लाख वाले शहरों में इतने बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए भारी भरकम धातु के सिक्के ढोना कितना मुश्किल होता होगा। कागजी मुद्रा ने बड़े पैमाने पर वाणिज्य, कॉमर्स को बहुत आसान बना दिया। ये एक बड़ा वित्तीय नवाचार था। सच में। और छठा प्रमुख आविष्कार? मैग्नेटिक कंपस यानी चुंबकीय कंपस, खास तौर पर नौकायन, सेलिंग के लिए इसका इस्तेमाल। कंपास? दिशा सूचक। हाँ, ये जानना कि चुंबक उत्तर दिशा बताता है एक बात है, लेकिन समुद्र में रास्ता खोजने के लिए इसका इस्तेमाल करना, ये क्रांति थी। हाँ, इससे समुद्री यात्राएं ज्यादा सुरक्षित और अनुमानित हो गई होंगी। दूर समंदर में जाना संभव हुआ। बिल्कुल, ये समुद्री व्यापार के लिए वरदान साबित हुआ होगा। तो ये हैं वो 6 बड़े आविष्कार: मूवेबल टाइप, गन पाउडर, पोर्सलेन, मैकेनिकल क्लॉक, पेपर मनी और मैग्नेटिक कंपास। जबरदस्त लिस्ट है। हाँ, ये सूची ही दिखाती है कि वो समाज नए विचारों और उनके व्यवहारिक उपयोग से कितना भरपूर था। इनोवेशन की संस्कृति थी। और इन सब के पीछे खासकर उस विशाल जनसंख्या को खिलाने के लिए कृषि का विकास भी जरूरी था। जी हाँ, बिना खाने के तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। टैंग ने कृषि सुधारों को बढ़ाया और सॉन्ग के बारे में स्रोत एक खास जानकारी देता है। उन्होंने वियतनाम से आई जल्दी पकने वाले चावल, फास्ट राइपनिंग राइस की एक नई किस्म की खेती शुरू की। जल्दी पकने वाला चावल। इसका क्या फायदा हुआ? इससे किसान साल में एक के बजाय 2 फसलें उगा सकते थे। अच्छा, डबल क्रॉपिंग। हाँ। पैदावार लगभग दोगुनी हो गई। इसी वजह से वे इतनी बड़ी आबादी का पेट भर पाए। ये उस शहरी और जनसंख्या वृद्धि का आधार था, फूड सिक्योरिटी। तो बढ़ती आबादी, अद्भुत आविष्कार, इनसे व्यापार को तो पंख लग गए होंगे। ट्रेड तो बहुत बड़ा होगा। यकीनन। स्रोत टैंग और सॉन्ग काल को
विदेशी व्यापार का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ फॉरेन ट्रेड कहता है। जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से व्यापार फल फूल रहा था। जमीन यानी वही पुराने सिल्क रोड्स जिनकी हम अक्सर बात करते हैं। हाँ, स्रोत मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्गों सिल्क रोड्स का जिक्र करता है, लेकिन स्रोत समुद्री व्यापार पर ज्यादा जोर देता है और उसे मैग्नेटिक कंपास के आविष्कार से जोड़ता है। अच्छा, खासकर सदर्न सॉन्ग के लिए, जब उत्तरी जमीनी रास्ते उतने सुलभ नहीं रहे होंगे, समुद्री व्यापार और भी महत्वपूर्ण हो गया होगा। पोर्ट सिटीज फली फूली होंगी। और ये व्यापार मार्ग सिर्फ सामान नहीं, विचार भी लाते ले जाते होंगे, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ होगा। बहुत सही कहा। स्रोत इसका एक बड़ा उदाहरण देता है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म, हाँ, ये धर्म सिल्क रोड्स के जरिए ही भारत से चीन पहुंचा और फिर चीन में स्थापित होने के बाद ये वहां से पूर्व की ओर फैला। कहाँ कहाँ? स्रोत के अनुसार पहले कोरिया और फिर कोरिया से जापान। इस तरह बौद्ध धर्म पूरे पूर्वी एशिया का सबसे व्यापक धर्म, मोस्ट स्प्रेड रिलीजन बन गया। चीन ने इसमें एक अहम कड़ी का काम किया, विचारों को अपनाया और फिर आगे बढ़ाया। कमाल है। तो एक तरफ इतना कुछ अच्छा हो रहा था, अब जरा टैंग और सॉन्ग समाज के अंदर झांकते हैं। हमने जेंट्री वर्ग की बात की, जो शिक्षा और सिविल सेवा से जुड़ा था। समाज में और क्या बदलाव आ रहे थे? महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्या वो भी बेहतर हुई? यही स्रोत एक चिंताजनक बात बताता है। टैंग और सॉन्ग काल के दौरान महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ विमेन, में गिरावट आई। गिरावट? वो ज़ेतियन जैसी सम्राट के बाद भी? ये तो अजीब लगता है। हाँ, अजीब है, लेकिन स्रोत यही कहता है। ये गिरावट खास तौर पर शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग, अपर क्लासेस की महिलाओं के बीच ज्यादा स्पष्ट थी। स्रोत इसका कोई कारण बताता है? क्यों हुआ ऐसा? स्रोत इस गिरावट को कन्फ्यूशियावाद, कन्फ्यूशनिज्म के पुनरुद्धार से जोड़ता है। कन्फ्यूशियावाद में सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक पदानुक्रम पर जोर होता है और इसका एक बहुत ही क्रूर भौतिक प्रमाण भी देता है, फुट बाइंडिंग। फुट बाइंडिंग, हाँ, इसके बारे में सुना है। बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी। हाँ, स्रोत बताता है कि इसमें उच्च वर्ग की लड़कियों के पैरों को बहुत छोटी उम्र में कसकर बांध दिया जाता था, जिससे हड्डियां टूट जाती थीं और पैर का आकार बेहद छोटा और विकृत हो जाता था। इसे लिली फुट कहते थे और इसे सुंदरता की निशानी माना जाता था। लेकिन इसका नतीजा तो भयंकर होता होगा। चलने फिरने में कितनी दिक्कत होती होगी। हाँ, महिलाएं जीवन भर के लिए अपंग हो जाती थीं, उनकी गतिशीलता छिन जाती थी और वे घर तक ही सीमित रह जाती थीं। स्रोत इसे महिलाओं की गिरती स्थिति का प्रतिबिंब मानता है। उन्हें ज्यादा विनम्र, कम गतिशील और मुख्य रूप से घरेलू भूमिकाओं के लिए ही देखा जाने लगा, खासकर जेंट्री वर्ग में। तो एक तरफ तकनीकी और आर्थिक उन्नति, दूसरी तरफ समाज के एक बड़े वर्ग, खासकर उच्च वर्ग की महिलाओं पर बढ़ती पाबंदियां। ये एक जटिल तस्वीर है, विरोधाभास है इसमें। बिल्कुल, स्रोत यही दिखाता है, एक ऐसा दौर जिसमें कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति हुई तो कुछ में समाज पीछे गया, या कम से कम महिलाओं के लिए स्थिति जटिल हुई। ये इस बात पर निर्भर करता था कि आप समाज में कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो हमने टोंग और सॉन्ग राजवंशों की राजनीति, जनसंख्या, तकनीक, व्यापार और समाज के प्रमुख तथ्यों को इस शोध के आधार पर समझ लिया है। एक बार मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए, है ना? रिकैप कर लेते हैं। जरूर। तो टैंग राजवंश सुई के बाद ने केंद्रीय सरकार को मजबूत किया, सड़कें और नहरें बनवाईं। शासक थे टैंग टाइजोंग और एकमात्र महिला सम्राट वू ज़ेटियान। उन्होंने हान राजवंश की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम को पुनर्जीवित और विस्तारित किया, जिससे स्कॉलर ऑफिशियल्स और फिर जेंट्री वर्ग उभरा। बिल्कुल। और टैंग का पतन भारी टैक्स, आंतरिक विद्रोह और सीमा पर हमलों, खासकर उत्तर से, के कारण हुआ, जिससे उत्तरी भूमि का नुकसान हुआ। फिर आया सॉन्ग राजवंश 960-1279। संस्थापक थे ताइजू। साम्राज्य टांग या हान से छोटा था, पश्चिमी और उत्तरी भूमि वापस नहीं ले सका। उत्तरी दुश्मनों को श्रद्धांजलि, चांदी, रेशम, चाय देने की नीति असफल रही, जिसके कारण उत्तर से हमलों के कारण दरबार दक्षिण भागा, जिससे सदर्न सॉन्ग 1127-1279 की शुरुआत हुई। स्रोत आक्रमणकारियों या नई राजधानी का नाम नहीं बताता, तो हम भी नहीं बता रहे। इस दौरान जनसंख्या दोगुनी होकर 10 करोड़ पहुंची, दुनिया में सबसे ज्यादा। सॉन्ग युग तक कम से कम 10 शहरों की आबादी 10 लाख थी। वियतनाम से आए जल्दी पकने वाले चावल ने साल में 2 फसलें संभव की।
और वो 6 महान आविष्कार फिर से याद कर लेते हैं। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, गन पाउडर, आतिशबाजी से हथियार, बम, ग्रेनेड, रॉकेट, तोपें, पोर्सिलिन, चीनी मिट्टी, मैकेनिकल क्लॉक, पेपर मनी और मैग्नेटिक कंपास, खासकर नौकायन के लिए। विदेशी व्यापार का स्वर्ण युग था। समुद्री व्यापार, कंपास से मदद मिली, और जमीनी सिल्क रोड्स दोनों। सिल्क रोड से बौद्ध धर्म चीन आया, फिर चीन से कोरिया और जापान फैला, पूर्वी एशिया का सबसे व्यापक धर्म बन गया। समाज में जेंट्री वर्ग का उदय हुआ, शिक्षा और सिविल सेवा पदों के माध्यम से स्थिति प्राप्त। वहीं दूसरी ओर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, विशेषतर शहरी उच्च वर्ग में कन्फ्यूशिवाद के पुनरुद्धार से जुड़ा, जिसका एक विभत्स रूप था फुट बाइंडिंग, लिली फुट। ये है वो मुख्य तथ्य जो हमने आज इस स्रोत से निकाले हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि टैंग और सोंग काल में चीन दुनिया का सबसे उन्नत देश था। खासकर सोंग राजवंश, जो भले ही रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहा था और जमीन खो रहा था, पर वो दुनिया बदलने वाले आविष्कार कर रहा था। और यहीं से उठता है आज का हमारा अंतिम विचार, एक सवाल जिस पर आप सबको सोचना है। अगर चीन उस समय तकनीक में इतना आगे था, उसने वो चीजें बनाई जिन्होंने बाद में यूरोप के एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को संभव बनाया, तो ये आविष्कार, इन्वेंशन और उसे अपनाने, अडॉप्शन के बारे में क्या कहता है? क्या किसी चीज का आविष्कार करना ये गारंटी देता है कि आप हमेशा आगे रहेंगे, टॉप पर बने रहेंगे, या फिर उस तकनीक का दूसरों द्वारा फैलना और इस्तेमाल किया जाना अंततः वैश्विक शक्ति संतुलन, ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल देता है? सोचिए, चीन में बना मैग्नेटिक कंपास सदियों बाद यूरोपीय प्रभुत्व का जरिया बना। हाँ, टेक्नोलॉजी का ये ट्रांसफर वैश्विक शक्ति के उतार चढ़ाव के बारे में क्या बताता है? क्या चीन के अपने ही नवाचार ने अनजाने में दूसरों के लिए उससे आगे निकलने का रास्ता तैयार कर दिया, एक तरह से मंच तैयार कर दिया? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। आज हमने जो तथ्यात्मक आधार तैयार किया है, वो नाम, तारीखें, आविष्कार, उन्हें इन बड़े ऐतिहासिक सवालों पर विचार करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस अंतिम सवाल पर आपके क्या विचार हैं। आविष्कार ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे अपनाकर इस्तेमाल करना? मिलते हैं अगली गहन चर्चा में। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.